हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले मैथ का सॉल्यूशन। तो मैथ्स में जितने भी इम्पोर्टेंट है, और ये ऐसा है कि इसको सीख करके आप हर तरह का मैथ बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही इजी तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 6 नंबर का। क्या है पहला क्वेश्चन? आशीष, ललिता और प्रणव क्रमशः 21, 9, 20 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, तो इनका निवेश जो है वो है 21, 9 और 20। ठीक है, और वर्ष अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में 84,700 लाभ प्राप्त हुआ, जो कि कुल निवेश का 50% है। तो कुल निवेश हुआ कितना? मान लेते कि कुल निवेश जो हुआ वो x हुआ, उसका 28%। क्या है ये? 28% इतना है। तो अब इस 28 को हम अगर यहाँ पर ला दें और 100 को वहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कटेगा, कितना कट जाएगा? 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 एक 7, 2 जीरो, और यहाँ 4 बचा। अब 4 से भी काट देंगे, 25 हो गया। ठीक है, इतना आ गया 25। ठीक है, कितना आ गया हम लोगों का? 25, 12100, इतना हो गया टोटल। तो अब पूछा गया है कि ललित का कितना निवेश किया था। कितना निवेश किया था ललित ने? तो ललित को ऊपर रख देंगे और इनके सारे रेशियो को ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया? 50। अब 50, 25 दूनी, अब 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से काटे 2 छक 12, इतना आ गया है ना, 2 पचे 10। तो जैसे इसको गुना किया जाएगा, 9 पचे 45 और 9 छक 54। तो देखिए, इतना आंसर हम लोगों का आ गया। बिल्कुल आसान है। अब इसमें किसी को हार्ड लगा होगा तो बोलिए। ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेवल से बनने वाला क्वेश्चन है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन को देखना है। चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि ए का वेतन बी से 51% अधिक है। तो मान लीजिए बी का वेतन कितना है? 100 है। ए का वेतन क्या होने वाला है? बी का वेतन से कितना? 51% अधिक है। तो इसका 51% अगर निकाल दिया जाए, तो अब देखिए 51% बी का वेतन से है, तो ये 51%, 100 और 51 दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 151 हो गया। ये आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, क्या है कि इसको पहले बीच से ऐसे कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ, बी का वेतन 100 है और ए का वेतन अधिक है, मतलब इसका 51% अधिक है। तो इसका आपको 51% निकालना होगा। तो 51% कितना होता है? 100 का 51 ही होता है, मतलब 100 और 51 इन दोनों को ऐड करना होगा। तो कितना आ गया? 151 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, ए का वेतन मिल गया। अब पूछा है कि तो वेतन, बी का वेतन, ठीक है, बी का, एक सेकेंड, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत, इस ए से कितना प्रतिशत, ठीक है, कम है। तो ए से कितना प्रतिशत कम है बी का? बी का वेतन ए से कैलकुलेट करना। ए को यहाँ लिखना पड़ेगा, इंटू 100। कितना कम है? 100 और 51 कम है ना। तो अब देखिए 51 और ये लगभग कितना होगा? देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसको याद रखना है, 5100 और हमको 151 से ये करना है। 3 से करते हैं, 3 का 3 और 3 बचे 45। ठीक है, अब देखिए इससे कटेगा 7, 10 और इधर हो जाएगा 0। फिर हमको लग रहा है इतना ही से करना पड़ेगा।
3 453। अब ये घटेगा 7 और इधर से घट जाएगा कितना, 1 मिनट, मैंने ठीक से मल्टीप्लाई किया ना, 3 या 3 45, 3 गया 5 बचा, हाँ, तो ये 6 1 हो गया और इधर से 1, तो अब पॉइंट के बाद आएगा, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो लेकिन मेरा काम तो इतना ही तक है, 33 तक ही देखना है, उससे ज़्यादा देखना नहीं है। तो ये मेरा सही हो गया, आसानी से बन गया, सिर्फ मैथ्स ही देख रहे हैं, ठीक है। पंखा चला रहे, अब देखिए ये बहुत ही आसान है सूखा पूछ रहे हैं कि 5 दिन का तापमान कितना है, 28 है, ठीक है, 30 है, 32 है, 31 है और 49 है। इनको सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 हो गया, 2 3 का यहाँ पर 3 का 3 3 6 3 3 9 9 2 11 11 2 13 15 और 5 से उनको डिवाइड भी करना है, क्योंकि औसत क्या होता है, सभी संख्या का योग और जितनी संख्या रहते हैं वो। तो 30 हो गया। ये तो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और मैथ्स का। ये देखिए ये क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देगा, और आसान से समझाया जा सकता है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है, ठीक है, और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपया, तो मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पर ये समझना है कि 2 वर्ष में, ठीक है, 2 वर्ष में, बेसिक क्वेश्चन है, 2 वर्ष में कितना मिलता है, साधारण ब्याज 40 मिलता है, तो 1 वर्ष में भी कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये हो गया। लेकिन और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में कितना है, 42 रुपये मिल रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पहला वर्ष तो सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ दर सेम है, और दूसरा वर्ष में देखिए भी 20 और इसका 2%, 20 का 2% कितना होता है, तो आपको पता है कि ये तो 10% होता है, ठीक है, 10% होता है, तो मूलधन कितना था। आप देखिए यहाँ पर कैसे होगा, है ना, आप वो बता सकते हैं कि इसका हो जाएगा, हाँ, 1 वर्ष में 20% ही होता है, तो P बराबर ×1 × 10 है ना, तो ये 1 कट जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, तो कितना हो गया 200, ये हो गया 200। कितना आसान था। ये एक बेसिक चीज़ था जिससे आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर 2 वर्ष का 40 रुपये था, फिर से एक बार बता देते, 2 वर्ष का हो गया 40, तो 1 वर्ष का कितना हो गया 20, ठीक है, इस तरह से। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 42 रुपया है, तो हमको पता है कि पहला तो साधारण ब्याज होता है, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो ब्याज के ऊपर कितना रुपया आ रहा है 2, यानी 10 का प्रतिशत है। जब प्रतिशत आपका दर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा, इजी था, सिर्फ मैथ्स ही देखने वाले। अब ये वाला एक बार ऑप्शन जरूर देख लेना है। अब देखिए ये a + b × ab इतना है, तो अब देखिए इसमें से क्या होगा, ठीक है। अगर हम ऊपर वाला ये वाला ऊपर वाला ही निकाल लें, मतलब a - b निकाल लेते हैं, ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा a + b, a² - 2ab + b², ठीक है। तो अब a + b, देखिए ये दोनों का सम दिया हुआ 179, और इंटू ए बी कितना दिया हुआ है, a × b दिया हुआ 14, मल्टीप्लाई किए तो 28 आ गया, है ना। तो घटा देंगे तो कितना होगा, 1 5 1 51 आ रहा है। तो आपको पता है 51 कितना हो जाएगा, ये आंसर तो होगा ही होगा, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है घर में, समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह से आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, अब ये वाला, ठीक है, इसको आते हैं कैसे बनाना है।
वैष्णवी की वर्तमान आयु का 5 गुना सूरज की वर्तमान आयु के 7 गुने से है। तो वर्तमान आयु, वैष्णवी के वर्तमान आयु का 5 गुना, इसका मतलब 5 हो गया ये। आज सूरज की वर्तमान, सूरज का एस हो गया, इसका 7 गुने से, ठीक है, 7 गुने से कितना, 7 गुने से प्लस 18 अधिक है, इतना बात है। तथा सूरज की वर्तमान आयु, ठीक है, सूरज की वर्तमान आयु का 8 गुना वैष्णवी के वर्तमान आयु के 5 गुने से 17 कम है। कोई दिक्कत है नहीं, स्टेटमेंट लिख लेने के बाद कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना। तो अभी हमको देखना है कि ये 5y और यहाँ भी 5 है, इसको हम इधर ले जाते हैं तो 8s प्लस 17 हो गया। तो इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं 85 प्लस, सॉरी 85 नहीं है, इसीलिए एस को बहुत अच्छा से लिखना चाहिए, एस है, और ये 17, ये 7s प्लस 18 है ना। तो ये इधर जाएगा तो 1s बच गया, और ये इधर जाएगा तो 1, मतलब इसका 1 साल है, किसका, वैष्णवी का 1 साल है, वैष्णवी 1 साल की है, और यहाँ पर वैष्णवी का 1 साल की तो है, ठीक है, कहीं भी पुट कर सकते हैं। वैष्णवी, एक सेकेंड, सूरज 1 है तो 1 यहाँ पर पुट कर देते हैं, कितना जगह 1, 7 और 8, देखिए ये दोनों को ये करेंगे तो हो जाएगा 25 हो गया, 5 से डिवाइड भी करना है तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, इसलिए आंसर दिया हुआ है 6। जगह का कोई दिक्कत हो रहा है लेकिन समझ में पूरा आ जाएगा। अब ये वाला, ठीक है, एक किराना व्यापार अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, ठीक है, मतलब कि सीपी कितना है, तो सीपी हमारा है x, एमआरपी को m लिख दे रहे, कितना है, इसका 60% अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि 60% 160x से अधिक किया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो उसे x की छूट पर बेचता है, 1% छूट देता है, तब हम यहाँ x नहीं लिख सकते, हम यहाँ a लिख देते हैं इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह a लिख दिए। एक सेकेंड अच्छी तरह से बता देते, ठीक है, इसकी जगह हम लिख देते a, कोई दिक्कत है नहीं। एक सेकेंड, ए लिख दिए है ना, ओहो एक सेकेंड, हाँ, अब हम यहाँ लिख देते ए। अब बोला 1% की छूट देने पर यदि उसे 52% का लाभ भी होता है तो इस सीपी में, ठीक है, सीपी का 52 यानी एसपी कितना हो जाएगा, ये बताइए कि ए जितना भी है 52% लाभ होता है तो हम बोल सकते हैं 52A, ठीक है। और इन दोनों में देखिए क्या है, डिस्काउंट x% की छूट देने पर, तो x का मान ज्ञात करना है, तो x% छूट दिया गया, वो छूट दिया गया यहाँ पर कितना, 8 दिया गया, मतलब कि 160 का बोल सकते हैं, हाँ 160 का, ठीक है, x माइनस, ठीक है, 100, छूट को ऐसे लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं। 1 0 यहाँ से कट गया, ये 8 यहाँ को काट देगा, 2 बच जाएगा, ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत है नहीं, है ना, समझ में आ गया। अभी देखना है क्या है कि यहाँ पर अभी हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जगह तो नहीं है, चलिए हम यहाँ पर मिटा के बनाते हैं। 200 - x इंटू, ठीक है, ये पूरा कट गया था,
तो ये 10 इधर चला गया और यहाँ पर 200 और ये 2x। ठीक है, 1 मिनट, पूरा मिटा मिटा करके गड़बड़ी हो जा रहा है। ठीक है, पहले देखिए क्या था कि लागत मूल्य 100 रुपया था, ऐसे समझिए, और ये 60 रुपया अधिक अंकित मूल्य किया गया था। ठीक है, और लाभ इतना किया गया था, मतलब उसको जो छूट मिला 8 रुपये का छूट मिला, यानी 160 का 8 रुपये कितना हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए 20 बचे 5 हो गया। ठीक है, ये बहुत इजी तरीके से बता दिया गया, वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए क्या वो CP कितना है 100 है, और लाभ यहाँ पर कितना हो गया SP 152 हो गया, और लागत कितना था इससे 60%। तो अब देखिए कि MRP में ये MRP लिखते हैं और 8% का छूट मिला, तो ये इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। बिल्कुल आसानी से हो गया। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना तो इधर उधर करते रहेंगे, है ना। हाँ, अब ये वाला देखिए क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना। एक क्लास में 14 लड़कों का औसत इतना है। ठीक है, शेष 4 लड़कों का औसत इतना है। अच्छा, सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिमाग में एक ही बात याद आता है, वो करना है तो कर ही लीजिए ना। देखिए सम कितना हो जाएगा इसका, अगर 14 से गुना करेंगे, कुल एज कितना हो जाएगा ये, तो इसको गुना कर लेंगे। तो 14 से गुना करने से अच्छा कि इसको हम तोड़ देते, 7 और 2 से कर लेते। ठीक है, अब 2 से करने के लिए 0.580 हो गया ना, और फिर 7 से गुना कर देंगे, 7 × 5 = 35 और 8 × 7 = 56। यहाँ पर एक पॉइंट है। अब देखिए ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, 38 × 4, 8 चौके 32, हाथ में रहा 3, 12 3 15 हो गया, है ना। इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 0.5 5 11 7 इतना हो गया। अब देखिए कितना लड़के 14 और यहाँ पर लड़का है 4, तो 18 से इसको डिवाइड करना है। 18 से डिवाइड करना है तो हमको पता है 9 से हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी, ठीक है, 9 7 63 हो गया। हाथ में कितना रहा, हाथ में रहा हम लोगों का 8, 9 9 81, 9 बचे। ठीक है, अब 2 बचा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया, ठीक है, और 2 9 18, तो देखिए 39 कुछ पॉइंट आएंगे, लेकिन हम 2 ही पॉइंट करेंगे क्योंकि हमारा काम हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, है ना, आसान। अब देखिए गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, मूल निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए ये दोनों का कितना है, यहाँ पर आपको पता चल गया कि 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, तो अब हम 11 को, ठीक है, देखिए 5 और 2 पहला और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट इसको गुना करते 10 आ गया। ठीक है, और लाना यहाँ 11 है, तो हमको ऐसा फैक्टर चाहिए। ठीक है, क्या करना है कि यहाँ 10 आ गया, इस 11 को ऐसे में प्लस माइनस कीजिए, ऐसा कीजिए प्लस या माइनस, जिससे क्या हो जाए आपका आंसर 10 निकले। तो 10 और हम लोग बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं इसको, ऐसे समझना है, जैसे मैं नॉर्मल बताऊं तो 5 दूनी 10 होता है, तो कैसे 10 होगा, जोड़ने या घटाने से इतना ही आए। एक सेकेंड, क्लिक नहीं हो रहा दिमाग में, 1 मिनट। 5x², ठीक है, और गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। बिल्कुल ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ऐसे तो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा, तो हम इसको पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, 5x², ठीक है, -11 + 2। तो पहले हम कौन सा देखें, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा हम इसको गुणनखंड वाला विधि बना देते हैं। +-b² -ac/2a, ये वाला करके देखते हैं, इससे आंसर आने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो ये
-11 तो 11 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया 121। 4AC तो 4 है यहाँ, ए कितना है 5 है, AC कितना है 2 है, तो 40 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 40, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। अब घटाते हैं तो देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा 121 में 40 को अब घटाएंगे तो 81 निकलेगा, √9 निकल गया। ठीक है, 11 प्लस माइनस 9 बाई यहाँ पर 10 हो गया। तो अब देखिए इससे आप आराम से बता सकते हैं, अगर पहला वाला में जोड़ेंगे तो 22 निकल आएगा। ठीक है, और घटाएंगे तो 1/5 निकल आएगा। तो ये हो गया, ये फार्मूला आप 10 क्लास में पढ़े हैं तो ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4AC/2a। देखिए मेरे लिखने में थोड़ा यहाँ दिक्कत होता है, छोटा सा मोबाइल में, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सरलीकरण करना है तो स्टार्ट करते हैं। कभी कल ना जैसे क्वेश्चन देखते हैं ना नर्वसनेस हो जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसी को हटाना है क्योंकि हम लोग अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। तो 74 × 3, अब देखिए ब्रैकेट वाला है तो सबसे पहले ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे तो 36 हो गया, और ये भी 36 है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18 108 हो गया, और प्लस 36, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। 80 तो 74 और 36 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, और घटाएंगे 108 से तो 2 ही निकलेगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन फेंक दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे करते हैं ये सॉल्व। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 घटाने पर इतना विभाजित, मतलब कि जो भी आंसर है 16 20 विभाजित हो जाए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर वह 16 10 से विभाजित। तो इसका एलसीएम लेना है 16 का, 20 का, 10 का, 27 का। तो एलसीएम लेना है तो पहले हमको पता है कि ये तो 16 है, 4 चौके 16 हो गया। 20 बनाना है, 20 लिखने के लिए हमको 5 चाहिए, तो 20 हो गया, 16 का भी हो गया। अब 10 के लिए तो है ही यहाँ पे, 27 के लिए क्या चाहिए 3 3 3 3 3। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम हो गया। ऐसे करते हैं, ये मेथड सबको पता है ना, नहीं पता है तो बता देते कि पहले आप 16 का फैक्टर लिख लीजिए, 4 चौके 16। अब देखिए इसमें से 20 बन पाएगा तो नहीं बनेगा, तो 5 मल्टीप्लाई करें। 10 बन पाएगा, 5 दूनी 10। 27 बन पाएगा, नहीं 27 तो यहाँ नहीं है, तो 3 3 3 इस तरह से। अब हम लोग 16 25 80 हो गया, 9 3 27 हो गया। अब गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो हमको पता चलेगा कि 0 8 7 56 5 इतना हो गया। और क्या बोल रहा है 7 घटाने पर, तो 7 को घटा दीजिए तो कितना हो गया 1 मिनट प्लस 7 कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये तो डिवाइड होगा, ये नंबर, ये जो नंबर है ये डिवाइड होगा, 7 घटाना होगा, इसलिए एक्स्ट्रा प्लस 7 करना होगा। बी केयरफुल, क्योंकि कोई लड़का लोग 7 घटा देगा तो ये गलत हो जाएगा। सर्दी बहुत हो गया है। हाँ, अब ये वाला मैथ्स जो है आप लोग सब कोई फंसे होंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस सॉल्व को करने के लिए देखिए क्या करना होगा। 2 है, सेक है तो सेक को हम 1 सेकेंड, इसको हम बना देते साइन, और ये क्या है 2 है, सेक, इसको बना सकते कॉस। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, √2 हो गया। तो ये हम बोल सकते हैं 10 बराबर 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि ये √2 इसको काट देगा तो 2 हो जाएगा। एक्चुअली 2 जो है 2 √2 बना होता है, तो एक √2 को कैंसिल कीजिए, यानी 10 बराबर पता चल गया। क्या पता चला 10 बराबर, कि 10 बराबर होता है 1/√2। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ तक सीख गए। ठीक है,
अब देखिए इसको बोलते हैं P बाई बी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब पाइथागोरस यूज करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और रूट का स्क्वायर। तो देखिए ये रूट 2 हो जाएगा और ये 1 3, यानी h का, ठीक है, h निकालेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको देखिए ये निकालना है, तो 10 का तो वैल्यू हमको पता है कि ये तो रूट 2 निकला था, और ये शेक है, शेक को हम बोल सकते h बाई पी बोलते, बी बोलते हैं। h का वैल्यू रूट 3 है और b का वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ रूट 2 है, ठीक है, ये हट जाएगा। तो ये रूट 3 और 2 ये हो गया आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट, हाँ, ये वाला इंसान गलती नहीं करना है, ये एक फार्मूला बेस है, ठीक है। तो सबसे आसान होता है बहुलक निकालना है ना, तो यहाँ पर बहुलक लिख देते हैं, प्लस फिर माध्य होता है, ठीक है, माध्य, और फिर जाके होता है 3 माध्यिका होता है, माध्यिका, ठीक है। तो बोला माध्य जो है इसका कितना है, 56 है, ठीक है। अब बहुलक निकालना है और माध्यिका जो है 76 है, ठीक है। इसको गुना करते हैं, 6 या 18 22। अब ये वाला इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो गुना करके 2 छक 12 11 घटा देंगे तो ये 6 1 1, तो 116 निकल गया, बहुत ही इजी वे से, बहुत ईजी से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा तो और अच्छी से समझ में आने लग जाएगा। इसका माध्य निकालना है, ठीक है, इसका भी हम लोग माध्य निकालेंगे। तो इतना सारा डाटा है, पहले डाटा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा जो नज़र आ रहा है 20, ठीक है, ये 20 और ये 20 वहाँ पर कट गया। उसके बाद सबसे छोटा हमको दिखाई दे रहा है 35, उसके बाद छोटा जो सबसे दिखाई दे रहा है 43, और उसके बाद जो दिखाई दे रहा है 56 62 68 है ना, 68 के बाद हमको दिखाई दे रहा है 72 79 85। तो हम लोग को और कोई नंबर छूट तो नहीं गया, हाँ 90। तो पता है माध्य जो होता है बीच का नंबर होता है, तो ये 4 हो गया, इधर से 4 हो गया, 1 1 यानी 62 हो जाएगा। तो 62 हो जाएगा। माध्य हमेशा बता दे रहे एक चीज़ कि मान लीजिए 1 2 3 है तो माध्य कौन हो जाएगा ये, लेकिन 1 2 3 है 4 है, तब क्या करना होगा, तो इन दोनों को ऐड करना होगा, 5 हो गया, 2 से डिवाइड कर देना होगा, इस तरह से होता है। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। एक सम बाहु त्रिभुज के अंत कोणों का योग, मतलब उसके अंदर के कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग से 400% अधिक है। तो बाह्य कोण का योग हम लोगों को पता होता है, देखिए क्या पता होता है कि बाह्य कोण का योग तो 300 कोई भी रहे 360 है, उसका योग से, ठीक है, और बाह्य कोण के योगफल से 400% अधिक है। 400%, तो पहले हम लोग 400% निकाल लेंगे, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये तो 1 हुआ और इसका 400%, मतलब टोटल 500% का बात हो रहा है। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 6 5 30 और हाथ मेरा 3, 180 आ गया, एक और 0 यहाँ 500% बोला, 1800, ठीक है। और इसके अंत कोणों का फॉर्मूला होता है n - 3। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा गलती कर दी है,
180 इंटू n माइनस 2, ये हो गया उसके सारे जो हो गया अंतकोण का योग। तो ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ 10 बचाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 2, 12 भुजा हो गया। समझ में आया? अब पूछा है कि बहुभुज के अंत कोणों का माप x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम बता दिए कि ये 180 होता है, n माइनस 2 होता है, तो यहाँ 12 बैठा देंगे माइनस 2, और एक कोण का माप निकालना है तो 12 से डिवाइड भी कर देंगे, तो 100 और इधर 10 और 12 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा? तो देखिए 12 एक का 12 होगा, 12 पचे यानी 150 आ गया। ये इसका फॉर्मूला जो छुपा हुआ है बहुत ही आसान। अगर कोई भी अंतकोण का कोई भी रहे, बाहर का सम होता है 160 और अंदर के कोण का होता है n माइनस 2 इंटू 180 होता है। अगर एक का बोला जाए, एक सिर्फ एक कोण का, तो n से डिवाइड करेंगे, इसमें भी वही होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए, इसी के कारण मेरा जो है 30 में 30 नहीं हो पाया, इसी के कारण मुझे लगा ये क्वेश्चन सही होगा, लेकिन ये क्या हो गया, क्वेश्चन ही गलत है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो गया, प्लस 2x इंटू एक्स, है ना, बराबर 81। ये पूरा x कट जाएगा, 2 1 जा 2 उधर जाएगा तो 79 आएगा। यही आंसर था, इसलिए ना ब्रैकेट ज़्यादा लगा दी। ये रॉन्ग क्वेश्चन था, समझ में आ गया? अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाना होता है। एक पाइप को 8 घंटे में, देखिए एक पाइप जो है वो 8 घंटे में भर सकता है, अन्य पाइप भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। तो ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का 3/4, तो 3/4 भरने में कितना समय लगेगा? पहले 3/4 तो ठीक है, पहले हम जानेंगे कि टैंक का कैपेसिटी क्या है। तो इनका एलसीएम कैपेसिटी होता है 16 हो गया। तो अब देखिए ये इसको 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और ये जो है ये इसको 1 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, 1 घंटे में इसको खाली कर सकता है। आज 16 था, उसका कितना 3/4 निकाल दिया, तो वो 3/4 आप 3/4 1 सेकेंड, देखिए ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना। 4 12 यूनिट जो है उसको क्या बोल रहा है, खोल दिया जाए, दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों एक साथ, तो एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, ठीक है, तो एक ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 यूनिट है और ये एक माइनस कम कर दे रहा, निकल जा रहा है, यानी टैंक में 1 ही यूनिट पानी पहुंच रहा है, तो इसका आंसर 12 होगा। फिर से टंकी वाला, 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितना 20 मिनट में। ए अकेले 50 मिनट में भर सकता है, ए अकेले से 50 मिनट में भर सकता है, बी अकेले से 60 मिनट में भर सकता है, तो नल सी इसे भरने में कितना समय लेगा? तो एक चीज़ बताइए, इसका हम लोगों को क्या चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम आप निकाल लेंगे, आता होगा, तो हम एलसीएम 300 निकाल लेते हैं, इसका आंसर 300 ही होना चाहिए, मतलब एलसीएम। तो ये 15 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो ए का यूनिट इतना, बी का यूनिट, और तीनों का यूनिट 15 है, तो घटा देंगे तो हमको सी का भी पता चल जाएगा कि अरे सी का यूनिट तो कितना है, 4 है, तब जा कर के ना ये तीनों 15 बना है, तो ये भी तीनों 15 बनेगा। तो सी, अब देखिए 300 को भरने में, ठीक है, ये 4 यूनिट से भरेगा, तो कितना होगा, 4 7 28, 4 5 75 मिनट का समय लेगा, तो हो गया आंसर। अब आइए इस मैथ्स को कैसे सॉल्व किया जाए। ये थोड़ा सा टफ है, तो हम लोग टफ बनाते हैं,
ठीक है, इस स्टफ को भी बना लेंगे आसान से, कोई भी बेसिक तरीके से बना लेंगे। इसमें पी नाम रख देंगे, इसका नाम क्यू नाम रख देंगे, इसका आर और इसका एस। देखिए आर और एस के समद्वि भाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, तो इनका समद्वि भाजक मतलब ये और ये इक्वल होता है। समद्वि भाजक मतलब ये और ये इक्वल है, ठीक है। बिंदु टी पर मिलते हैं और एस टी आर ये जो यहाँ टी पे मिले ये 8 है। कितने हैं यहाँ? 8 है। अब पी क्यू का अनुपात जो है 7 और 9 है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्यू पी के बीच का अंतर क्या है? तो ठीक है, ये है क्या? चतुर्भुज है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर बनाने आते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि ये अंदर वाला त्रिभुज है, तो इनका सम क्या हो जाएगा? जैसे ही हम पूछेंगे कि चलो टी बता दो, एंगल एस बता दो, आर, तीनों का 180 होता है, ये सबको को पता है। ये 8 है, 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 172 हो जाएगा। एस प्लस आर बचा, एस प्लस आर कितना हो रहा है? 72 हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है? ठीक है, आर और एस की समद्वि भाजक, ठीक है, चतुर्भुज के अंदर, ठीक है, क्या हो रहा है? ये बताया गया है कि इन दोनों के बीच का जो, ठीक है, क्या बोल रहा है? टी बिंदु पर मिलते हैं समद्वि भाजक। तो आर और एस कितना हो गया? 172 हो गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ का जो एंगल होगा ये भी एंगल होगा वही, ठीक है। तो अगर ये x, ये 72, ये 72 है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि कैसे बोले, यहाँ पर x ले लिया जाए तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा इनका एक अलग ही होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं, एस को हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेट एस इतना है, कुछ और तो दिया नहीं है ना। पी क्यू आर एस, आर और एस के समद्वि भाजक बिंदु टी पर मिलते हैं और एस टी आर 8 है। यदि पी की अनुपात 7-9 है तो क्यू और पी का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है। और 172 बराबर क्या हो जाएगा? -8, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। तो अगर हम देखेंगे x जोड़ेंगे तो ये 2x हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कि 34 और ये इतना हो जाएगा ना टोटल, ठीक है। ये इनका हो गया। देखिए इसका मैंने तो सही बना दिया था, ठीक है। अभी मुझे बताने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि थोड़ा सा ये है। एक बार अच्छी तरह से फ़ोटो बना लेते हैं। पी क्यू आर एस, ठीक है। चतुर्भुज में आर और एस के बीच टी मिलते हैं और यहाँ 8 बनाते हैं। यदि Q और P का अनुपात यह 7 है और यहाँ 9 है, ठीक है, तो Q P के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये के समद्वि भाजक बिंदु, ये समद्वि भाजक बिंदु है यहाँ पे। ये मैं अभी थोड़ा छोड़ रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। अभी मैंने बना लिया था 2 सही आंसर, लेकिन अभी मैं नहीं बना पा रहा हूँ, अभी आगे करूँगा। हाँ चलिए ये वाला कर लेता हूँ। हरी शहर ए से बी यात्रा करता है। ऐसा नहीं है कि
वो नहीं बनेगा, वो बनेगा लेकिन ना मेरे पास स्क्रीन बहुत छोटा है। शहर ए और बी यात्रा करते हैं। हरी अपनी कार को अपनी समान चाल की 1/4 से चलता है और वह शहर बी 29 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो पहला है कि चाल, ठीक है, वो रेगुलर चाल कितना चलता है, ये उसका रेगुलर था, रेगुलर चाल था, लेकिन आज वो कैसे चल रहा है, ठीक है, आज वो उसका आज का चाल जो है वो 1 है, ठीक है, इस तरह का। तो वह मतलब कि इनका अंतर यानी 3 यूनिट में 39 देरी होता है, यानी 1 यूनिट में 13 हो गया। तो यदि हरी अपने समान चाल से कार चलाए तो कितना हो जाएगा, समान अपनी चाल से, तो देखिए ये है चाल, है ना, और टाइम क्या होता है जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, तो वो 13 मिनट हो जाएगा। कैसे होगा फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखिए इनका चाल, ठीक है, रेगुलर चाल 1 था, आज चाल इससे चल रहा है 1 से, और समय क्या होता है इनका अपोजिट हो जाता है ना, समझ में आया। इन दोनों का देखिए सबस्ट्रैक्ट कितना होगा, 3 होगा, और 3 यूनिट कितना हो गया 39, काट दिए 13, तो 13 और आज पहुंच रहा है 52 मिनट यानी 39 मिनट। तो बहुत आसान तरीके से बढ़ गया। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। यदि किसी संख्या का, क्या बोला जा रहा है, यदि किसी संख्या का 22% किसी अन्य संख्या के 4/9 के बराबर के भाग के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। यदि किसी संख्या है तो हम यहाँ पे ले लेते किसी संख्या x है, संख्या का 22%, इस संख्या का 22%, अन्य संख्या है y, उसका 4/9 हो गया। कुछ करना है नहीं करना है, इसको इधर कर देते हैं, ये हो गया अनुपात, ये 4/9, 100 ऊपर चल जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 4 से गुना किए, 2 से काट दिए 2, 200/99 आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही। कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, तो 12 से हमको पता है कि 4 से भी जाना चाहिए, 3 से भी जाना चाहिए, तो 4 से तो लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, तो ये हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। अब 3 से जानना है सम ऑफ डिजिट, तो ये 10 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, और ये 13 हो रहा है, तो ये भी नहीं, तो ये आंसर हो गया। 3 का नियम क्या है कि जो भी डिजिट है, ठीक है, जैसे ये है, इसको 2 1 3 3 8, आपका 11 11 5 15 हो गया, है ना। एक सेकेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, रिजिडिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये वाला लंब वृत्त शंकु का, सबको समझ में आ जाएगा क्योंकि कोई भी शॉर्ट ट्रिक है नहीं। तो अभी देखिए क्या 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ठीक है, एक सेकेंड, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h, इसका दे दिया गया है 97 पाई, ये दे दिया गया है, तो ये पाई कैंसिल आउट हो गया, और ऊंचाई भी 11 दे दिया गया है ऊपर में, है ना, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। एक सेकेंड, उल्टा हो गया ना, ये सब स्पेस के कारण होता है, r², तो अब 11 से काटेगा क्या, हाँ, 11 दूनी 11, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 27, तो देखिए ये आया। अब इसको गुना करेंगे 81, तो आया कितना 9। अब व्यास बोला है तो 2 से गुना करने से व्यास आता है 18। मैंने ये उम्मीद है सही किया होगा, हाँ, नहीं तो लोग व्यास ही निकाल के आ जाते हैं। ये इतना अच्छा से मैं
थोड़ा अच्छा से नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि स्पेस की जगह में स्पेस कम है, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट मैथ के लिए नेक्स्ट शिफ्ट का जब एनालिसिस करेंगे वो बहुत अच्छा से करना होगा। अब देखिए 800 कितना है 83 मीटर कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 31% की हानि हुई। 34% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कपड़ा किस दर में बेचना होगा। तो देखिए अब हमको पता है कि सीपी का ही होता है, सीपी में 31% हानि हो गई। 100 में 31 को घटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 69, और तब जाके ये बेचा एसपी। तो अभी हमको सीपी यहाँ से मिल जाएगा, इसको हम नीचे ले जाएंगे, इसको इधर, ठीक है। तो देखिए इसको हम इधर लिया है और इसको ऊपर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ काटते हैं, क्या ये कटेगा इससे 3 से, 3 का 3, 3 छक 18, 3 का 3। अब ये 13 हो गया, 13 से काट सकता है क्या, हाँ 13 का 13 और 1 सेकेंड 13 का 13 नहीं, ये तो कट रहा नहीं है, 69 70, हाँ 3 दूनी और यहाँ 23 था, मैंने गलती से ही कर दिया ना, ये 7 से कट जाएगा। तो यानी 700 था, सीपी कितना है 700। आप 34% लाभ दिखाना है तो 34 इस बार 100 में 34 से ऐड करना होगा, काट गया 7 चौके 28, 2 7 23 हो गया, ठीक है। लास्ट का देख लीजिए डिजिट यही है, तो यही आंसर हो गया। कितने समय 2800 धनराशि 5 वर्ष साधारण ब्याज की दर से 700 रुपये प्राप्त हो गए। तो ये हमको पता है कि यहाँ पर होता है सिंपल इंटरेस्ट ब्याज, ये होता है धनराशि मूलधन, ये 5 80 पता नहीं है, 2 से कट गया। अब ये सब नीचे आ जाएगा 28 और 5, तो टी से काटेंगे कितना होगा, देखिए 7 से पहले काट देते हैं, 5 के 20 कट गया, 5 आ गया आंसर। ये तो बहुत ईजी था। चलिए ये वाला देख लेते हैं। 8 घंटे में 1032 की दूरी तय करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये मैंने सही किया था कि नहीं, हाँ सही किया था, देखिए एग्ज़ाम में वहाँ मैंने सही कर दिया था। तो 8 घंटे में वो इतना किलोमीटर तय दूरी करता है, ठीक है, 8 घंटे में। ट्रेन की चाल कार की चाल से दुगनी है। ट्रेन की 1/3 चाल बाइक की चाल के बराबर है और बाइक 17 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग ख़राब होगा, है ना, जानते ही ये काफ़ी लंबा है और मेरे मोबाइल में जगह ही नहीं है, तो फिर भी ट्राई करते हैं कि एक कार जो है वो 8 घंटे में, क्वेश्चन को आपको सिखाते कैसे पढ़ना है, 8 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, इतना दूरी तय करता है। तो यहाँ से कार की चाल आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कि इसको डिवाइड करके। तो कार की चाल अगर आप चाहें तो हम निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 8 एक 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16 और इधर बच जाएगा 4 7 8 9 72, इतना हो गया। अब ट्रेन की चाल कार की दुगनी थी, ट्रेन की चाल, अब इसको 2 गुना करेंगे, 9 दूनी 18, हाथ में रहा 1, 4 5 और 2, ये इतना हो गया ट्रेन की चाल। ट्रेन की 1/3 चाल बाइक, ट्रेन की 1/3 चाल बाइक की चाल के बराबर है, यानी ट्रेन का 1/3 चाल, मान लीजिए ट्रेन का 1/3 चाल कितना होगा, 3 × 24 86, बाइक 17 घंटे में कितना दूरी करेगा, तो 86 को देखिए कितना आपको 17 घंटे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना मैंने आसान बना दिया इतना हार्ड क्वेश्चन को। अब देखिए 17 से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 17 × 5 = 85, 17 छक कितना हो गया 6, 102 है ना, तो 2 हो गया, 10 हाथ में,
17 अट्ठे कितना होगा, 17 अट्ठे हो जाएगा आपका 100 कितना होता है, 126 होता है ना। 17 अट्ठे, एक सेकेंड, 8 सत्ते 56, 17 अट्ठे 8 सत्ते 56, 5 136 होता है, 136 और 146 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। इतना ही कम स्पेस में थोड़ा दिमाग शांति से बना करके कार की चाल पहले निकालिए, क्योंकि दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। ठीक है, ट्रेन की चाल क्या होगी, दुगनी कर दिया। अब इसका 1/3 चाल, ये है 1/3 चाल, प्लस अब ट्रेन की 1/3 चाल, बाइक 17 घंटा रहता है, तो कितना दूर है, तो इसको 1/3 निकाल के 17 से मल्टीप्लाई कर दिए। वहाँ मुझे टाइम लग गया था, यहाँ बहुत ही आसानी से बन गया। अब देखिए इसको, एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या कितना है, ये R दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर और बाहर तरफ से रंगना है, तो ये कटोरा है, इसको रंगना है। तो हमको पता है कि यहाँ पर इसका लगेगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्यों कर्व सरफेस, क्योंकि एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कोई चीज़ है, इसको अगर ऊपर से भी रंगना हो और अंदर से भी रंगना हो, अगर मान लीजिए पूरा ऐसे करके यहाँ भी रंगे या, तो टोटल सरफेस लगता है। लेकिन कटोरा को तो सिर्फ इसका सिर्फ सरफेस में ही लगेगा, ऊपर तो खाली रहता है। ठीक है, तो इसीलिए 2πr² हो गया। ठीक है, अब देखिए 2π का वैल्यू क्या है, 22/7। r कितना है, 3.5, इसको 10 लिख सकते हैं। 3.5 पॉइंट काटेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। क्योंकि इसको दोनों तरफ से रखना है, इसलिए 2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 17 रुपये प्रति 10 ग्राम, तो हम बोल सकते ये तो 1 ग्राम का निकलेगा, तो मैं इसे करता हूँ 17। ठीक है, 1 ग्राम का कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको काटना है और आंसर हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो काटना स्टार्ट करते हैं। 7 × 35। ठीक है, 5 से किया 2 आ गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। 2 × 10। ठीक है, और इसे काट दिया तो 7 बच गया। ठीक है, अब कितना बच गया, ऊपर देखिए, ऊपर 22 बच गया, ऊपर 7 बच गया, ऊपर 17 बच गया और नीचे 10 आ गया। तो क्या यहाँ यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा, नहीं, सब में 8 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमको पता है 22 से 154 हो जाता है, और फिर 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो 17 चौके 68, हाथ में रहा 6, 17 पचे, हाथ में रहा 6 ना, 17 पचे 85, 85 6 91, हाथ में रहा 9, 17 9 हो गया 26, और 1 पॉइंट दे देंगे तो ये आ गया आंसर। कितना आसानी तरीके से हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना है कि 10 सेंटीमीटर का है 17 रुपये, और हमें तो चाहिए 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन को, हाँ इसको मैंने बना तो लिया था, बट टाइम खत्म हो गया था क्योंकि वो गलत क्वेश्चन के कारण। और ये देखिए इस तरह का मान ज्ञात करना है। तो इसका देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, a + b, ठीक है, का फार्मूला होता है, एक बार प्लस होता है, ठीक है, और a², ठीक है, -ab देखिए जगह ही नहीं होता है, प्लस b²। तो ये फार्मूला में बैठाना है। कितना आसान है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा मल्टीप्लाई है ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूला इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ तो 1 हो गया, ठीक है। अब a² - ab + b² a का स्क्वायर, यानी 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये थोड़ा मेरा जगह नहीं होगा मल्टीप्लाई करने में, तो आप वो कर लीजिएगा। हाँ, अब ये वाला लास्ट, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 1/20 1/30 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 1/20 1/30 का कितना प्रतिशत है। तो मान लीजिए कि अब हम इसको आसान कर देते, 100 है तो 1/20 कितना हो गया, 5, 1 बटा कितना हो गया, ये हो गया आपका 6,
ठीक है। ये मैंने कोई सर पे 1 मिनट फिर से अच्छे से बता दूँ कि कहीं गलत तो मैंने तो नहीं कर दिया। चलिए एक बार मैं बता ही देता हूँ। 1/20 1/30 का कितना प्रतिशत है? 1/20 निकल रहा है, 1/30 का 10% है, x/100% है। अब क्या होगा, ये पूरा इधर आ जाएगा, 30 100 और ये 20 हो जाएगा, कट गया 50, तो ये 150 होगा। तो मतलब ऐसे ऐसे मानना नहीं, बहुत ही आसान था। और कोई है संख्या, लास्ट हो गया ना? हाँ देखिए, अब ये है, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। 35 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो 35 का हो गया, 35 का विक्रय मूल्य SP 28 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। 28 हो गया, CP × SP, ठीक है। इसको काट सकते हैं, 5 7 25 35 हो गए, 7 चौके। अब देखिए इनके बीच बोला लाभ हानि, तो पता है कि नीचे CP होता है × 100 और लाभ 1% का। तो एक सेकेंड, CP कितना है? 5 है और SP 4 है, तो 25 आया। कैसे 25 आया फिर से बता देते एक बार, कोई गड़बड़ ना करना। तो देखिए वहाँ पर हम लोग ने निकाला था, तो CP जो था वो 5 था और SP कितना था? 4। यानी यहाँ पर तो दिख रहा है कि यार ये तो लॉस हो रहा है। फॉर्मूला CP × 100 बाय जो प्रॉफिट लॉस हो, तो 1 का लॉस होता है, CP यहाँ 20%। तो उम्मीद है कि मैथ्स आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में और अच्छा से करेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के लिखेंगे कि हाँ, कि लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।